जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 4 सितंबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इसका विक्रम। तो अभी हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है विक्रम। इसको लॉन्च किसने किया है? तो हमारे देश के जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने लॉन्च किया है। और दोस्तों ये जो माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया है यह इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में डेवलप किया गया है। नाम क्या है इसका? विक्रम। ठीक है, तो ये नाम जरूर आपको याद रखना है। अब इससे क्या होगा कि भारत अभी तक चिप दूसरे देशों से मंगाता था, लेकिन अब भारत में ही ये चिप बनने लगी हैं। तो इससे होगा क्या कि भारत की जो निर्भरता है दूसरे देशों पर ये कम हो जाएगी, क्योंकि अब भारत में ही इसका निर्माण किया जाएगा। अब सवाल आता है कि ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो आपने इस प्रकार की चिप देखी होगी। तो दोस्तों ये कंप्यूटर का मस्तिष्क ही कहलाता है, यानी कि कंप्यूटर के सारे काम इसी में ही होते हैं और जितनी भी गणनाएं होती हैं, जो लॉजिकल कार्य होते हैं, वो सभी इसी में होते हैं। ठीक है, तो अब भारत ने 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बना लिया है, इसका नाम रखा है विक्रम। अगला क्वेश्चन है मैत्री 14 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, तो भारत और थाईलैंड के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की जा रही है जिसका नाम है मैत्री 14। तो 14 नंबर का ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है, इसलिए इसका नाम मैत्री 14 है। बाकी इस एक्सरसाइज का नाम केवल मैत्री है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? उमरोई मेघालय में। और इसमें भारत और थाईलैंड शामिल हैं। 1 से 14 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार इसका 14वां संस्करण है। इसका उद्देश्य है भारतीय सेना और थाईलैंड की सेना के बीच सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाना। इसमें भारत के 120 सैनिक शामिल हुए हैं, जबकि थाईलैंड के 53 सैनिक शामिल हुए हैं। इसका जो पिछला संस्करण हुआ था, यानी कि जो 13वां संस्करण हुआ था, ये थाईलैंड में आयोजित किया गया था। थाईलैंड की अगर हम बात करें तो दोस्तों थाईलैंड एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। इसे सियाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की राजधानी है बैंकॉक। बाहत यहाँ की करेंसी है और यहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं फुमथम बेचायाचाई। ठीक है, तो दोस्तों अभी इनकी नियुक्ति की गई है हाल ही में, तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। थाईलैंड के पड़ोसी देशों में लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ठीक है, मलेशिया, ये सभी देश आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया है। उल्ची फ्रीडम सील्ड सैन्य अभ्यास भारत साउथ कोरिया के बीच। 15वां नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास भारत मंगोलिया के बीच। 8वां शक्ति अभ्यास 2025 भारत फ्रांस के बीच। धर्म गार्जियन अभ्यास 2025 भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया है। 30वां प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेना ने आयोजित किया है। 6वां डस्टलिक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान। 4था टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत अमेरिका। 14वां इंद्र 2025 अभ्यास भारत रूस के बीच आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। विदेश मंत्रालय द्वारा दीपक मित्तल को किस देश में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा यूएई। यानी यूएई में भारत के एम्बेसडर कौन बने हैं? दीपक मित्तल बने हैं। और दोस्तों दीपक मित्तल की अगर हम बात करें तो वह कतर में भी भारतीय राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। बात करते हैं यूएई की, तो इसकी जो राजधानी है वो है अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। यूएई दिरहम यहाँ की करेंसी है। इसके पड़ोसी देशों में सऊदी अरेबिया है, ओमान है। इसके अलावा इसकी सीमा कतर और ईरान से इसकी समुद्री सीमा लगती है। हाल ही में नियुक्त किए गए राजदूत डिस्कस करते हैं, जैसे दिनेश के पटनायक कनाडा में भारत के राजदूत बने हैं। एलियावती लोंग कुमार जो हैं
वो उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत बने हैं। अनुराग भूषण स्वीडन में, जितेंद्र पाल सिंह इजराइल में, दिनेश भाटिया ब्राज़ील में, और अजित विनायक गुप्ते इजिप्ट में, अरुण गोयल क्रोएशिया में। यहाँ पर विनय मोहन क्वात्रा है, विजय नहीं दोस्तों, विनय मोहन क्वात्रा जो हैं वो अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। विनय कुमार रूस में और संतोष झा श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य है जीविका से जुड़ी महिलाओं को कम ब्याज दरों पर और आसानी से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। इसका लाभ क्या होगा? तो यह पहल गांवों में रहने वाली जीविका से जुड़ी महिलाओं को उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। अब यहाँ पर बार बार बात हो रही है जीविका की, तो चलिए जीविका के बारे में समझ लेते हैं। तो जीविका क्या है? तो यह बिहार सरकार के ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी की निबंधित संस्था है। तो बिहार के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये काम करती है। 2006-07 में नीतीश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें जीविका के माध्यम से 10 से 12 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया जाता है और उनके खाते खुलवाए जाते हैं। उस समूह की प्रत्येक महिला के द्वारा हर महीने एक तय रकम खाते में जमा करवाई जाती है और यह राशि समूह के लोगों के मदद के तौर पर काम करती है। यानी कि सभी महिलाएं उसमें मतलब पैसा जमा करते हैं और जब जिसको मदद चाहिए होती है, चाहे रोजगार के लिए, तो मतलब उसमें मदद कर दी जाती है। तो ये कहलाती है जीविका। बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली प्रदान की जाएगी। इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए स्वीप आइकॉन अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। और बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत बिहार में की गई है। और पीएम मोदी ने गिनी देश को निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाई है। बिहार ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु का रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ब्रह्मांड के किस काल के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास कर रहा है? आंसर हो जाएगा कॉस्मिक डॉन। तो कॉस्मिक डॉन क्या होता है? तो कॉस्मिक डॉन का मतलब ये होता है कि वह समय जब ब्रह्मांड में तारों का निर्माण हुआ है या आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ है, तो इस काल को कॉस्मिक डॉन बोला जाता है। तो बेंगलुरु में जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है प्रत्युष मिशन। तो इस मिशन के तहत कॉस्मिक डॉन के रहस्यों का पता लगाया जाएगा, यानी कि इस बारे में पता किया जाएगा कि ब्रह्मांड में तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे हुआ है, वो समय कैसा था, इस बात का पता लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है कि जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है ना, उसके आकार का एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर बनाया गया है और अब इसको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिससे ये ब्रह्मांड में पता लगाएगा कि जो ब्रह्मांड में तारे और आकाश गंगा हैं इनका कैसे निर्माण हुआ है। ठीक है, या उस समय कैसा क्या हुआ होगा, इसका पता लगाएगा। और ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जो प्रत्युष मिशन चलाया जा रहा है, जिसका नाम है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के विजेता को कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी? आंसर हो जाएगा 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। तो 2025 महिला विश्व कप के लिए आईसीसी ने रिकॉर्ड पुरस्कार राशि की अभी हाल ही में घोषणा की है और उसमें ये कहा है कि जो आईसीसी महिला विश्व कप जीतेगा, विजेता जो होगा, उसको 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाएगी। ठीक है, तो कुल पुरस्कार राशि जो है वो 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि है और जिसमें विजेता को 4.48 मिलियन की राशि दी जाएगी। अब दोस्तों ये राशि क्यों बताई जा रही है? क्योंकि जो पिछला पुरुष विश्व कप हुआ था 2023 में, उसमें भी इतनी राशि नहीं थी जितनी लड़कियों को राशि दी जा रही है, इसलिए इसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। तो आईसीसी का ये जो कदम है वो ये बताता है कि वो लैंगिक समानता की तरफ
काम कर रहा है, यानी कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं समझ रहा है, उनको भी प्रोत्साहित कर रहा है। तो इसके लिए ही ये राशि बढ़ाई गई है। आपको याद रखना है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का जो आयोजन है ये भारत और श्रीलंका में किया जाना है। तो देखिए, विमेंस वाला जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2025 में, उसकी जो टोटल राशि है वो 122 करोड़ है, जबकि 2023 में जो पुरुषों का विश्व कप हुआ था उसकी टोटल राशि 83 करोड़ थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2025 में महिलाओं के लिए वर्ल्ड कप में जो राशि रखी गई है वो कितनी बड़ी राशि है। तो चैंपियन को अब लगभग 39 करोड़ रुपए मिलेंगे महिला में, जबकि 2023 का जो मेंस वर्ल्ड कप हुआ था उसमें चैंपियन को 33 करोड़ रुपए मिले थे। अगला क्वेश्चन है, सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा यशोभूमि, नई दिल्ली में। तो सेमिकॉन इंडिया 2025 का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। यह एक प्रकार का सम्मेलन था। ठीक है, 2 से 4 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ है। इसका उद्देश्य है भारत में एक मजबूत और दीर्घकालिक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण करना। 2025 के प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं तो विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2025 दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई, यूएई में, और वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी, कनाडा में, और नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग, नीदरलैंड में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में आयोजित किया गया है। एससीओ शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में तियानजिन, चाइना में हुआ है, और यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बेलेम, ब्राज़ील में हुआ है। ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप ग्लोबल समिट विक्टोरिया, स्पेन में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो इस बार 45 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार कब दिया जाएगा? 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर दिया जाएगा। तो ये जो 45 शिक्षक चुने गए हैं उसमें से 24 पुरुष और 21 महिलाएं हैं। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा? तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की, तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। शिक्षा मंत्रालय इसको प्रदान करता है। इसके अंतर्गत 50,000 रुपए की नगद राशि दी जाती है। यह पुरस्कार उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया होता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित प्रमुख शिक्षक डिस्कस करते हैं, जैसे यूपी से मधुरिमा तिवारी, रामलाल सिंह यादव, मध्य प्रदेश से भेरूलाल ओसारा और शीला पटेल, बिहार से कुमारी निधि, दिलीप कुमार, झारखंड से श्वेता शर्मा, महाराष्ट्र से डॉक्टर शेख मोहम्मद और डॉक्टर संदीपन गुरुनाथ जगदाले, ओडिशा से वसंत कुमार राणा, राजस्थान से नीलम यादव को सम्मानित किया गया है। मॉर्गन स्टैनली द्वारा वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का नया अनुमान क्या है? आंसर हो जाएगा 6.7%। तो दोस्तों, जो मॉर्गन स्टैनली नामक संस्था है, जो कि अमेरिका की एक संस्था है, तो उसने ये अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की जो जीडीपी की वृद्धि दर होगी वो लगभग 6.7% होगी, जबकि इसी संस्थान का जो पिछला अनुमान था वो था 6.2%। तो अब ये अनुमान बढ़ा दिया गया है। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय है और यह एक वित्तीय सेवा कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार्स 2025 का विजेता कौन बना है? आंसर हो जाएगा प्रणव वेंकटेश। तो देखिए, ये शतरंज से रिलेटेड एक प्रतियोगिता थी जिसका आयोजन यूएई में किया गया है। प्रणव वेंकटेश इसके विजेता रहे हैं, जबकि ब्रेंडन जैकबसन जो कि अमेरिका के थे ये उपविजेता रहे हैं। 6वां स्थान भारत के आदित्य मित्तल को मिला है। 12वां स्थान निहाल सरीन को मिला है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करेंट अफेयर्स की बात करें तो 2025 में रियल मैड्रिड को दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आधिकारिक रूप से बोली लगाई है। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 27 मेडल जीते हैं। फीफा ने हैदराबाद में महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट एकेडमी शुरू की है। लैंडो नॉरिस ने पियास्त्री को रोमांचक मुकाबले में हराकर
हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है। मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज स्पोर्ट विश्व कप 2025 जीता है। खालिद जमील को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा लास्ट 12th मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। स्टडी करके ऐप को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर जा कर के आप राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है गणेश 500। तो अभी ऑफर चला है, इसको आप ज्वाइन जरूर करें। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर ही मिलेगा। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो देश के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? TCA कल्याणी ने। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अलास्का, अमेरिका। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में सबसे अशांत देश कौन है? यमन। और FSSAI के CEO कौन बने हैं? रजत पुन्हानी। मिचेल स्टार्क किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 से संन्यास लिया है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय सेना द्वारा गठित की जा रही नई कमांडो बटालियनों का नाम क्या है? भैरव। और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस शहर को मिली है? नई दिल्ली। क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया ड्रैगन फ्लाई को कहाँ पुनः खोजा गया है? दक्षिणी पश्चिमी घाट। भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 100%। केंद्रीय संचार मंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? IMC 25। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम जनगणना यानी सेंसस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो भारत में जो अब अगली जनगणना है ये 1 मार्च 2027 से शुरू होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1872 से लेकर 1931 तक नियमित रूप से जाति आधारित जनगणना की जाती थी। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने अनुसूचित जाति यानी SC और ST के अलावा अन्य जातियों की जनगणना नहीं की है। आखिरी बार सरकार द्वारा 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराई गई थी, लेकिन इसके आंकड़े अभी भी जारी नहीं हुए हैं। जनगणना से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना संघ का विषय है, यानी केंद्र सरकार का ये काम है जनगणना करवाना। जनगणना करवाना गृह मंत्रालय का कार्य होता है। ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1872 में मेयो के काल में की गई थी। इसके बाद 1881 की जनगणना 17 फरवरी 1881 को भारत के जनगणना आयुक्त WC प्लूडेन के द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में और अंतिम जनगणना अभी 2011 में दर्ज की गई थी। और वर्ष 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है और वर्ष 2027 में भारत की 16वीं जनगणना दर्ज की जाएगी। जनगणना 2011 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। भारत का जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं था। इसकी साक्षरता दर 74.04% रही है। 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि 17.64% रही है। कुल 68.84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में और 31.16% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती थी। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी वाला राज्य था, जिसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी, जबकि सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था, जिसकी जनसंख्या 64,429 थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये गोवा में होगा। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर गोवा बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको हर महीने के करेंट अफेयर्स की बुक, लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की बुक, लास्ट 12th मंथ के करेंट अफेयर्स की बुक, स्टेट करेंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो सभी मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त कर लें।
टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल है, और ये सभी ई बुक आपके लिए उपलब्ध हैं ऐप पर, तो ऐप पर जाकर के इनको प्राप्त कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आप इस टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर कर सकते हैं।